Hello everyone, my name is Shruti and from today we are going to start a detailed comprehensive course on geography. So student, from today we are going to start our first chapter of this detailed comprehensive course of geography, that is the origin and the evolution of the earth. ठीक है, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम बेसिक टू एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाएंगे. तो सबसे पहले हम अपने बेसिक को ठीक करेंगे. तो बेसिक कैसे ठीक होगा? जब हम अपनी अर्थ को जानेंगे. ठीक है, तो अर्थ क्या है? ओरिजिन. हमारा आज का चैप्टर क्या है? ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे इवॉल्व हुई, क्या रीजन थे अर्थ के ओरिजिनेशन से रिलेटेड. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे. तो ऐसे ही जैसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं अभी कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले फिलोसफर्स के दिमाग में भी आए थे अर्थ के ओरिजिन को लेके. ठीक है, तो जब फिलोसफर्स के दिमाग में क्वेश्चंस आए थे अर्थ के ओरिजिन को लेकर, तो उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी. अब क्या होता है, थ्योरीज भी दो टाइप की होती है. एक होती है अर्ली थ्योरीज, एक होती है मॉडर्न थ्योरीज. ठीक है, अब अर्ली थ्योरीज क्या होता है? जब कोई इनिशियल लेवल पर सोचना स्टार्ट करता है किसी चीज को लेकर, किसी के अर्ली फेज में जब वो सोचना स्टार्ट करता है और तब वो कोई थ्योरी देता है, तो हम उसको बोलते हैं अर्ली थ्योरीज. ठीक है, ऐसे ही ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर बहुत सारे फिलोसफर ने इनिशियल फेज में काफी थ्योरीज दी. तो उन सारी थ्योरीज को हमने क्या बोला है? ये सारी थ्योरीज हैं अर्ली थ्योरीज. ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? जब बाद में चीजें और सॉल्व हुई और सामने आई, तो फिलोसफर ने नई नई थ्योरीज लेके आए. ठीक है, जब नई नई थ्योरीज लेके आए तो हमने उनको क्या बोला? मॉडर्न थ्योरीज. ये सारी कौन सी थ्योरीज है? मॉडर्न थ्योरीज है. अब हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले अर्ली थ्योरीज कि अर्ली थ्योरीज क्या होती हैं. ठीक है, तो अर्ली थ्योरीज में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेबुलर हाइपोथेसिस कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है. अब बहुत सारे फिलोसफर थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी थी. ठीक है, उन्हीं में से एक फिलोसफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट. जो इमैनुअल कांट थे वो एक जर्मन के फिलोसफर्स थे. उन्होंने ओरिजिन ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को लेकर थ्योरी दी थी. ठीक है, और उनकी थ्योरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस. इमैनुअल कांट की थ्योरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस, जो उन्होंने 1755 में दी थी. ठीक है, इमैनुअल कांट ने बोला जो हमारी अर्थ है, अर्थ एक नेबुला से ओरिजिनेट हुई है. ठीक है, तो लोगों ने बोला कि ये नेबुला क्या है. ठीक है, तो इमैनुअल कांट ने समझाया कि नेबुला क्या है? क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस है. ठीक है, इमैनुअल कांट ने बोला कि एक क्लाउड है ऐसे. ठीक है, ये क्लाउड किससे मिलके बना है? डस्ट और गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम. ठीक है, ये क्लाउड क्या है? डस्ट और गैसेस से मिलके बना है. जो ये क्लाउड है डस्ट और गैसेस से मिलके बना है, ये क्या करता है? कुछ टाइम बाद रोटेशन फॉर्म करता है, रोटेट करने लग जाता है. ठीक है, ऐसे ऐसे ही रोटेशन करने लग जाता है. और सन क्या है? बीच में है. ये हमारे सन हो गए. ठीक है, अब क्या करते हैं? सन जब ये रोटेशन करने लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे रोटेट और सन के क्या है? रेफरेंस में आ जाते हैं. सन के ग्रेविटेशन की वजह से ये सन के रेफरेंस में आ जाते हैं. ठीक है, और जब ये सन के रेफरेंस में आ जाते हैं तो ये क्लाउड क्या है? ऐसे रोटेट करने लग जाता है सन के. ठीक है, ये ऐसे रोटेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कुछ जो पार्टिकल्स रहते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस के, वो आपस पास आ जाते हैं. ठीक है, जब पास आ जाते हैं ऐसे और ये घूमते रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद ये क्या कर देते हैं? प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है, ये सन हो गया हमारा और इसके आसपास क्या घूम रहा है? ये प्लैनेट. ये थी इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस. उन्होंने बोला है कि नेबुला है, नेबुला एक क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस है.
कैसे से मिलके बना है, वो सन के क्या करता है, जब सन की ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण वो सन के रेफरेंस में आ जाता है, और सन के रेफरेंस में आने के बाद वो क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, रोटेशन करने के बाद क्या करता है, उसमें क्या करता है, काफी सारे पार्टिकल्स ऐड होते रहते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, और अट्रैक्शन के कारण वो क्या कर देता है, एक प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और यही रीजन है ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेके। ठीक है, ये थी इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस। समझ में आया? फिर उसके बाद आई जो इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस थी, उसको बाद में रिवाइज कर दिया गया लैपलेस ने। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लैपलेस, उन्होंने इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद उसमें थोड़ा लिटिल बिट चेंज किए, और चेंज करने के बाद उन्होंने नाम दे दिया उसको लैपलेस नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अगर कोई सिंपल से पूछ ले कि इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस का क्या नाम है, तो आप तो सिंपल से बता दोगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस है। ठीक है, बट अगर ऑप्शन में लैपलेस भी आता है और वो नेबुलर हाइपोथेसिस किसकी है, और इमैनुअल कांट की जगह लैपलेस आता है, तो आप लैपलेस में भी टिक कर सकते हो। ठीक है, ये लैपलेस गलत आंसर नहीं होगा आपका। अब आते हैं हम अपनी दूसरी थ्योरी की तरफ, जो कि है प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जो इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस थी, वो किसको पसंद नहीं आई, कैम्बरलिन एंड मोल्टन को। कैम्बरलिन एंड मोल्टन एक फिलोसोफर थे, ठीक है, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर अपनी एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। कैम्बरलिन एंड मोल्टन ने अपनी थ्योरी में बोला, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। एक वंडरिंग स्टार है, ठीक है, एक वंडरिंग स्टार आता है, और ये क्या करता है, ये हमारा सन है। ये वंडरिंग स्टार आता है, ये सन के आसपास घूमने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, कहीं दूर से एक वंडरिंग स्टार आया और ये सन के क्या है, आसपास घूमने लग गया। ठीक है, सन की अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी रहती है, वंडरिंग स्टार की अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी थी। ठीक है, ये क्या कर दे आपस में कि ये सन के इधर उधर घूमने लग गया। ठीक है, जब ये वंडरिंग स्टार सन के आर पार घूमने लग गया, तो घूमते घूमते ये सन से कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे जब ये घूम रहा था तो ये सन से कुछ मटेरियल निकाल देता है बाहर, मतलब कि ऐसे ऐसे आया घूम के, कुछ मटेरियल उठा के इसने बाहर कर दिया। ठीक है, अपनी तरफ ले लिया। जब ये सन से कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर देता है, फिर ये वंडरिंग स्टार ऐसे ऐसे करता है, ऐसे घुमाइए, इसने कुछ मटेरियल सन से एक्सट्रैक्ट कर दिया और कहीं दूर चला गया। अब जो मटेरियल वंडरिंग स्टार ने एक्सट्रैक्ट किया है, उस मटेरियल की शेप थी सिगार शेप्ड। ठीक है, जैसे सिगार होती है ना, ऐसे ऐसे, वैसे ही वंडरिंग स्टार ने एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन क्या कर दिया था, एक्सट्रैक्ट कर दिया था सन से, और अपना दूर चला गया था। अब जो ये सिगार शेप्ड है, अब जो ये सिगार शेप्ड एक्सटेंशन है, ये सन के आसपास घूमने लग गया, आर पार घूमने लग गया एकदम। जब ये सन के आर पार घूमने लग गया, तो ये क्या करता है, कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ, जो जो मटेरियल्स इसमें है वही उन्हीं मटेरियल को, सेम मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और क्या कर देते हैं, प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये थी वंडरिंग स्टार की थ्योरी, जिसको हम प्लैनेटिज्मल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे कैम्बरलिन एंड मोल्टन है, इनकी प्लैनेटिज्मल थ्योरी को जेम्स जीन एंड सर हेरोल्ड जेफ्रे ने काफी सपोर्ट दिया। ठीक है, जेम्स जीन एंड सर हेरोल्ड जेफ्रे थे, ये भी एक फिलोसोफर थे। इन्होंने प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस की थ्योरी को सपोर्ट किया, और इन्होंने एक दूसरा नाम दिया इस थ्योरी को, उन्होंने बोला बाइनरी थ्योरीज। ठीक है, बाइनरी थ्योरीज क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें दो चीजें थी। पहला तो है एक वंडरिंग स्टार,
प्लस दूसरा क्या है, एक सन। इसमें दो चीजें थी तो इसने क्या बोल दिया गया, बाइनरी थ्योरी, इस थ्योरी को नाम दे दिया गया। अब क्वेश्चन कई बार आपके लिए ऐसा आ सकता है कि बाइनरी थ्योरी किसकी हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, किसकी हाइपोथेसिस को कहा जाता है, तो हम प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस को ही हम बाइनरी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये कैम्बल, लिन एंड मोल्टन ने 1905 में दी थी। क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं अपनी थर्ड थ्योरी पे। थर्ड एंड लास्ट थ्योरी है अर्ली थ्योरीज में। ठीक है, वो दी थी ऑटो सर्चमिट एंड कार्ल विजास्कर। 1950 में ऑटो सर्चमिट एंड कार्ल विजास्कर ने फिर से एक नई थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो इमैनुअल कांट है, हम क्यों ना इसकी नेबुलर हाइपोथेसिस को क्या करें, रिवाइज करें, दोबारा देखें। उन्होंने देखा, काफी प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस भी देखी उन्होंने, और उन्होंने इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस भी देखी। उनको इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस थोड़ा सा ठीक लगी थी। उन्होंने कहा इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस तो सही है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। तो 1950 में ऑटो सर्चमिट एंड कार्ल विजास्कर ने इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि जैसे इमैनुअल कांट ने कहा था कि नेबुला है, एक नेबुला तो है, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस तो है। क्या है, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस तो है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ठीक है, और ये क्या है, सन भी है यहां पर। ठीक है, सन भी है, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस भी है, नेबुला भी है, और क्या है, सन भी है। अब सन के फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, जब ये रोटेट कर रहे होते हैं तो सन के फ्रिक्शन के कारण ये सन के आसपास घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब ये सन के आसपास घूमना स्टार्ट कर देते हैं तो ये उस टाइम पे डिस्क शेप बना देते हैं। ये एक डिस्क शेप का शेप बना लेते हैं। ठीक है, और डिस्क शेप का शेप बना लेते हैं तो इसमें क्या है, जो क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हैं आपस में एक्रेशन की प्रोसेस होती है। एक्रेशन की प्रोसेस की मदद से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे के पास आते रहते हैं। जब ये डस्ट पार्टिकल एक दूसरे के पास आते रहते हैं तो ये क्या कर देते हैं, लास्ट में प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये थी ऑटो सर्चमिट और कार्ल विजास्कर की थ्योरी, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। जो इन्होंने बोला था कि जो डिस्क शेप, बस इन्होंने एक डिस्क शेप में कन्वर्ट कर दिया था इसको, क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल को। ठीक है, ये सारी थ्योरीज थी, अर्ली थ्योरीज में आ गई। कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज। जब इन सारी अर्ली थ्योरीज का काउंटर आर्ग्यूमेंट आया, काफी लोगों ने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि नहीं ये गलत है, ये रोटेट ही क्यों कर रहे थे, सन बीच में ही क्यों है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, अब जब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर तुम कुछ बात बोल रहे हो तो उसके बाद तुम्हें अपना प्रूफ भी देना पड़ेगा ना कि तुम ये बात क्यों बोल रहे हो। तुम अपनी तरीके से कुछ हाइपोथेसिस लेके आओ। तो जो अब नई हाइपोथेसिस आई थी वो आई थी मॉडर्न थ्योरीज में, जो कि हम पढ़ेंगे कल। तो मुझे लगता है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अर्ली थ्योरीज को लेके हम थोड़ा थोड़ा कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने अर्ली थ्योरीज पढ़ी, कल हम मॉडर्न थ्योरीज पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका बेसिक लेवल अच्छे से कंप्लीट होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पढ़ के हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।